हेलो डियर स्टूडेंट्स, सरकारी जॉब की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट वॉर्स पढ़ेंगे जिनमें एंग्लो इंडो वॉर्स, जिसको मैंने टाइटल दिया है, ये मैं वो सारी वॉर्स डिस्कस करूँगा जो वॉर्स ब्रिटिश और इंडियन जो एम्परर्स थे या रूलर्स थे उनके बीच में हुई थी। सबसे पहली जो डिसाइडिंग बैटल थी वो थी एंग्लो मुगल वॉर। उतनी डिसाइडिंग नहीं कह सकते, लेकिन इससे ये पता लगता है कि ब्रिटिशर्स कितने पक्के थे अपने इरादों के, क्योंकि ये वॉर ब्रिटिशर्स हार गए थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले और भी यूरोपियन लोग यहाँ पे कोशिश कर चुके थे और अपनी जो ट्रेड है उसको एस्टेब्लिश कर रहे थे। जैसे पुर्तगाली इसमें मेन थे, और इसके अलावा डच और फ्रेंच भी थे। फ्रेंच तो काफ़ी लेट आए, लेकिन इन्होंने पहले ही काफ़ी अपना पकड़ बनानी शुरू कर दी हुई थी। तो ये जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका ये चाहते थे कि इन्हें एक स्पेशल राइट्स मिले मुग़ल एम्परर की तरफ से। लेकिन मुग़ल एम्परर थे औरंगज़ेब। तो जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी है मुग़ल्स की, तो उनको सबको पता है कि औरंगज़ेब जो थे वो आखिरी शक्तिशाली मुग़ल थे। तो मतलब अगर अगर वो उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने किसी को अपने आगे तैयार नहीं किया। अपनी अपनी डायनेस्टी को चलाने के लिए उन्होंने किसी को आगे तैयार नहीं किया। ये एक उनकी सबसे बड़ी भूल थी औरंगज़ेब की। तो औरंगज़ेब अगर इस तरह से किसी को तैयार कर लेते अपना वंशज या अपना उत्तराधिकारी तैयार कर लेते, तो वो डेफिनेटली मतलब देश का नक्शा कुछ और होता, या देश में जो शासन है वो कुछ और तरह का होता। लेकिन खैर वो सब हुआ नहीं। लेकिन तो सबसे पहली जो वॉर थी वो उसे हम एंग्लो मुग़ल वॉर भी बोलते हैं, या इसे हम चाइल्ड का युद्ध भी कहते हैं। चाइल्ड एक्चुअली वो जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे उसका नाम था जो जोशिया चाइल्ड। तो जोशिया चाइल्ड और वर्सेस जो मुग़ल एम्पायर में थे वो थे औरंगज़ेब और शस्ता खान। तो इन लोगों ने ये बैटल फाइट की, और इसमें ये बहुत बुरी तरह हारे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन थोड़ा गलती ये रही कि इनको वापस समझौता हो गया, इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई और इन्होंने औरंगज़ेब से माफ़ी मांग ली। और फिर ये वापस इनको जो भी इनके पॉइंट्स थे, जो भी इनको मिली हुई थी ट्रेड के लिए जगहें, वो वापस मिल गई। और फिर चुपचाप ये ट्रेड करते रहे। लेकिन इन्होंने वेट किया मुग़ल एम्पायर का कमज़ोर होने का। तो 1686 में ये वॉर हुई थी सबसे पहले। तो 1686 के बाद 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी। 1706 और 7 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर मुग़ल एम्पायर कमज़ोर लगा था उन्हें। और आपको पता है कि फाइनली 1857 में किस तरह से मुग़ल्स को ख़त्म किया ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये पहली वॉर थी। इसके बाद दूसरी वॉर थी हमारी। इसके बाद जो दूसरी वॉर थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में, वो थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। 1746-1748 के बीच में हुई है। तब तक ब्रिटिशर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चले हुए थे इंडिया में, क्योंकि मुगल्स थोड़े वीक हो गए थे और उनकी आपसी लड़ाई बहुत थी। फिर बाहर से ईरान से भी अटैक थे। जैसे जो इन्वेडर्स थे वो भी आए और उन्होंने भी काफ़ी लूटा। तो इस तरह से मुगल्स कमज़ोर लग पड़े थे होने। और मगर एक और जो बात थी वो ये थी कि फ्रांस भी चाहता था कि इंडिया को अपना कॉलोनियल सिस्टम में लाना और इंडिया को कॉलोनी बनाना अपनी। तो फ्रांस ने भी काफ़ी मतलब कोशिश कर रखी हुई थी। और मगर जो फ्रांस और ब्रिटेन था उनके बीच में यूरोप में लड़ाई थी।
तो उस लड़ाई की वजह से जो ऑस्ट्रिया युद्ध बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पे उसकी वजह से वो तनातनी यहाँ पे भी रही, इंडिया में भी। और फिर ये फर्स्ट कार्नाटिक वॉर हुआ इनके बीच में कर्नाटक में, जिसे कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। इसमें जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे वो उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को साथ दिया। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में जिसने लीड किया वो थे जोसेफ फ्रेकोइस डुप्ले। ठीक है, डुप्ले उस टाइम पे गवर्नर बन के आए और उन्होंने मेनली फ्रेंच ही थे जिन्होंने यहाँ पे कॉलोनी सिस्टम का मेनली शुरुआत की। फिर बाद में ये ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह कैप्चर कर लिया मूवमेंट। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो थे अनवरुद्दीन मोहम्मद खान और मोहम्मद अली खान। इन लोगों ने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे ये। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें स्ट्रिंगर लॉरेंस, एडवर्ड पीटन और एडवर्ड बास्कन, ये लोग थे। तो इसमें खैर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना नहीं, लेकिन उन्होंने आपस में आपसी जो उनकी यूरोप में जो उनकी लड़ाई थी वो लड़ाई यहाँ पे भी देखने को मिली। इसका जो फैसला हुआ, जो एंग्लो वॉर था, एंग्लो मुगल वॉर थी, इसमें तो जो ब्रिटिशर्स थे ये इनकी डिफीट हो गई थी, ये तो हार गए थे इसमें। लेकिन इसमें एक इनके बीच में एक संधि हुई जिसको ए लॉ चैपल की संधि कहते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग संधि थी। इसमें ऑस्ट्रियाई जो उत्तराधिकार था वो दे दिया गया फ्रांस को, और जो इंडियन का जो मद्रास का या कर्नाटक का जो प्रभाव कर मद्रास के ऊपर जो प्रभाव था वो दे दिया गया ब्रिटिशर्स को। तो दैट मीन्स वो आपस में लड़ रहे हैं, फ्रांस और इंग्लैंड लड़ रहे हैं, लेकिन बांट वो अदर कॉन्टिनेंट्स को रहे हैं। और उसमें फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग मिल गया, और जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको मद्रास मिल गया। और एक और उन्होंने अंग्रेज़ों ने वादा किया फ्रांसीसियों के साथ कि वो पांडिचेरी पे कभी हमला नहीं करेंगे। तो फिर आपको पता है कि पांडिचेरी काफ़ी टाइम तक फ्रांस डोमिनेंस में रहा, और जब देश आज़ाद भी हो गया तब भी पांडिचेरी फिर काफ़ी टाइम बाद इंडिपेंडेंट हुआ था या वापस मिला था इंडिया में। तो इस तरह से तो ये था सेकंड जो वॉर थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में, जिसको हम फर्स्ट कार्नाटिक वॉर कहते हैं या कर्नाटक युद्ध कहते हैं। इसके बाद सेकंड कर्नाटिक वॉर हुआ, ये 1749 में ही हो गया। देखिए 1748 तक पहले फर्स्ट कार्नाटिक वॉर चला, और उसके बाद 1749 में ही, मतलब कितने अनस्टेबल थे या कितने ये लोग ईगर थे कि भाई हम अपना सिस्टम जो है उसको फैलाएं। तो एकदम से ही जब मतलब ये हार भी जाते थे, जैसे ब्रिटिशर्स कई जगह पे हार गए, लेकिन ये हार मानी नहीं इन्होंने, ये पीछे नहीं हटे। और पहला फर्स्ट जो कर्नाटक युद्ध था वो ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी जीत गए थे। लेकिन उसके बाद सेकंड हो गया, देखिए 1749 में ही। और अब जो लीडर था वो चेंज हो चुका था, अब रॉबर्ट क्लाइव जो था वो लीडर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1751 में उसने हरा दिया इनको, और उसकी वजह से फ्रांसीसियों को संधि करनी पड़ी, जिसका कहते हैं पौंडीचेरी की संधि। तो पौंडीचेरी की संधि करनी पड़ी। इसके बाद 1754 के बाद 1756 में ही तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो जो थर्ड कार्नाटिक वॉर था वो भी ब्रिटिश जीत गया। और फिर हम इसको ऐसा कहते होते हैं कि जो कर्नाटक युद्ध हैं वो उसका जो परिणाम हम कहेंगे तो वो हम कहेंगे कि ब्रिटेन जीत गया इसमें, क्योंकि एक ही में जो फर्स्ट हुआ उसी में फ्रांसीसी जीते, वो भी पार्शली, और उसके बाद सेकंड और थर्ड में तो ब्रिटेन ही जीत गया। तो इस तरह से फिर फ्रांसीसियों का जो कंट्रोल था। तो बंगाल वॉर तीसरे नंबर पे है हमारी। बंगाल वॉर में क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने फिर एक पॉलिसी बनाई कि अगर हम
अगर वो चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो एक अपना, तो अगर वो अपना जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो अगर वो चाहते थे कि उसको वो इम्प्लीमेंट करें इंडिया में, तो उसके लिए उन्होंने फिर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो भी बढ़ाना शुरू किया। तो उसमें बंगाल एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट था। बंगाल जो था वो इस टाइम का जो वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है और बिहार और उड़ीसा, ये सब बंगाल ही होता था। तो इसमें उन्होंने जो बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद एक्चुअली हुआ ये कि जो मुग़ल एम्परर था उसने दीवा जो टैक्स फ्री कर दिया हुआ था ब्रिटिशर्स को। तो टैक्स फ्री होने की वजह से कुछ खास कलेक्शन हो नहीं पा रही थी मुगल्स के पास भी और जो नवाब थे बंगाल के उनके पास भी। तो जो अपना उनका सिस्टम था वो चलाने के लिए मुश्किल हो रही थी। तो उसके लिए फिर सिराजुद्दौला ने अगेंस्ट हो गया सिराजुद्दौला की ऐसा नहीं चलेगा, टैक्स तो देना ही पड़ेगा ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने फिर अगेंस्ट हो गए, तो उन्होंने अटैक कर दिया, एक काफ़ी बड़ी आर्मी लेकर अटैक कर दिया इसके ऊपर, ब्रिटिशर्स जो की पॉइंट्स थे उनके ऊपर, और अटैक कर दिया जिसका एक बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट भी रहा। फिर वो काफ़ी लोग, उन्होंने अंग्रेज ऑफिसर्स जो थे वो काफ़ी मारे गए उसमें, उसको ब्लैक होल ट्रेजिडी बोलते हैं। तो उसमें काफ़ी लोग मारे गए अंग्रेज़ों के, और उसका फिर रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत मतलब बदला ही लिया एक तरह से, और वो फिर काफ़ी महंगा भी पड़ा। और सिराजुद्दौला को हराया। सिराजुद्दौला काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इस तरह नवाब, लेकिन उसको उसके ही लोगों ने हरवा दिया एक तरह से। मीर जाफ़र था उनका एक सेनापति, तो मीर जाफ़र नवाब बनना चाहता था खुद। तो उसने ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये कमज़ोर कड़ी है, तो उन्होंने उसको अपने साथ मिलाया और उसके साथ सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो इस तरह से फिर बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी इसमें। और फिर इन्होंने अपने प्रॉमिस के हिसाब से मीर जाफ़र को बना दिया नवाब। लेकिन मीर जाफ़र को जल्दी समझ आ गया कि बात इतनी आसान नहीं है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम लगा करने इनको। तो वो चाहते थे कि कठपुतली नवाब बने और हमें दीवानी राइट्स भी दे और हम सारा कलेक्शन टैक्स फ्री करें सब कुछ। फिर उसके बाद उन्होंने मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम, जो उसका ही सन इन लॉ था, उसे नवाब बना दिया। तो मीर कासिम भी उतना चला नहीं, लेकिन उसने काफ़ी ये रियलाइज़ कर लिया कि अंग्रेज़ों को अकेले हराना आसान काम नहीं है। तो उसने बंगाल से बाहर जाके फिर नवाब ऑफ अवध को अपने साथ मिलाया और मुग़ल एम्परर को भी कॉन्फिडेंस में लिया, शाह आलम टू को। और फिर तीनों ने कंबाइंड आर्मी बना के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बैटल ऑफ बक्सर 1764 में फ़ाइट की। लेकिन मीर कासिम थोड़ा डरपोक इंसान था, वो भाग गया बैटलफील्ड से। उसके भागने से वो 2-3 घंटे ही टिक पाया बैटलफील्ड में, और उसके बाद उसके भागने से जो मोराल था वो काफ़ी डाउन हो गया नवाब ऑफ अवध की सेना का और मुग़ल एम्परर की सेना का भी। और इसकी वजह से फिर बैटल ऑफ बक्सर भी हार गए। जो बैटल ऑफ बक्सर थी उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो नेतृत्व था वो तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया वो थे हेक्टर मुनरो। इस बार रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, हेक्टर मुनरो है, कैप्टन था ये, और इसने लीड किया। और इन्होंने फेयर ही बैटल लड़ी इस बार, ये ज़्यादा किसी को मिलाया नहीं अपने साथ, फेयर बैटल लड़ी। लेकिन वो लड़ने वाले ही कमज़ोर निकले। शुजाउद्दौला एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, लेकिन वो फिर अकेला लड़ नहीं पाया उस तरह से। कुछ तो इनके वेपन्स थोड़े ज़्यादा अच्छे होते थे जो ब्रिटिशर्स थे, इनके पास जो गन वगैरह सिस्टम था वो इंडियंस के पास उतना था नहीं उस टाइम पे। तो बैटल्स में वेपन्स का भी एक बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास एडवांस वेपन्स हैं, तो अगर आपकी आर्मी थोड़ी कमज़ोर भी है तब भी आप जीत सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी इन्वेंशन काफ़ी फास्ट थी ब्रिटेन में, तो काफ़ी अच्छे वेपन्स डिस्कवर कर लिए हुए थे। और जो भी इंडियन रूलर्स थे इनके पास तो जो वेपन्स थे भी, तो जैसे ये तोप वगैरह सिस्टम तो ये भी फ्रांस से या पुर्तगाली लोग ही लाए थे इंडिया में। तो वो खुद ही कमज़ोर होते गए, तो उनकी जो सप्लाई थी वो भी इतनी अच्छी नहीं रही।
और गन पाउडर या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनके जीतने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि इनके पास जो वेपन्स थे, जो जो राइफल्स थी, जो जो इन्होंने सिस्टम शुरू किया गन का, वो एक बड़ा इनको कामयाबी इनको मिली उसमें, क्योंकि दूर से ही जो टारगेट करके किसी को भी ये हिट करते थे। तो इस तरह से तो ये सेकंड जो बंगाल की जो सेकंड वॉर थी, दैट इज़ बैटल ऑफ बक्सर, ये एक बड़ी क्रूशल बैटल थी। इसके बाद तो फिर लगभग पूरी तरह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल हो गया था। तो ये आज इतना करते हैं हम इसमें। आज हमने शुरू के कुछ 1686 से 1765 तक के बैटल्स डिस्कस किए, जिसमें ब्रिटिशर्स कैसे आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होते गए इंडिया में। और आप देखेंगे इसमें कि एक लक फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी काम कर रहा है यहाँ पे। ब्रेव तो ये लोग थे ही, लेकिन हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, ये भी एक रीज़न था इंडियन रूलर्स के फेलियर का। तो इसके अगला जो टॉपिक है, दैट इज़ जो नेक्स्ट वॉर्स हैं, मैसूर वॉर्स, वो हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और स्प्रेड करना है नॉलेज को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।